Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9th and this is our new NCERT book. In this book we are studying chapter number 3, the dynamic atmosphere and changing climate. We have already completed chapter 1 and this is chapter 3. Okay, in chapter 3 we have complete part 1 of this chapter. In this part we will discuss about elements of weathers and climate. First we have already complete about temperature. Now we will discuss about atmospheric pressure को भी हम समझने वाले हैं. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पहली चीज मैं आपको ये समझा देती हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब. Okay, our bodies are very sensitive to change in weather, especially temperature and rainfall. But another important factor that affects how the weather feels is atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the force exerted by the weight of the air above us pressing down on the Earth's surface. Although we don't see air, it has weight, and this weight pushes down all around us. हमारा जो शरीर है वो मौसम में होने वाले बदलावों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है. विशेष रूप से जब तापमान और वर्षा में जब बदलाव होता है, बारिश में जब बदलाव देखने को मिलता है तो उसे हम आसानी से महसूस करते हैं. लेकिन मौसम को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, मौसम को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फोर्स होता है जो हवा के भार के कारण पृथ्वी पर पड़ता है. और हवा जो है, हम हवा को जो है वो देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो भार होता है उसको महसूस करते हैं. हवा का यह भार हमें चारों ओर और नीचे की ओर दबाता है. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उसको हम समझ लेते हैं. मैं इसको आपको हिंदी में समझा देती हूँ, ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ जनरली हायर एट प्लेसेस क्लोजेस्ट टू सी लेवल. मतलब जो वायुमंडलीय दाब है वो समुद्र तल पे बहुत ज़्यादा होता है. समुद्र तल के पास जो वायुमंडलीय दाब जो है वो बहुत अधिक होता है. तो अभी उस चीज़ को हम समझ रहे हैं यहाँ पे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली हायर क्लोज टू सी लेवल सच एज कोस्टल एरियाज. ऐसे एरियाज जो कि समुद्र तटीय एरिया होता है वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज एयर अबव इज डेंसर एंड हैवियर. क्योंकि वहाँ की जो हवा होती है वो अधिक घनी होती है और भारी होती है. As you move to higher altitudes, like when climbing a mountain, air becomes thinner, meaning there are few air molecules pressing down. This available which makes breathing harder. This is why at high altitudes people may feel dizzy or short of breath. आप देखेंगे, आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हवा जो होती है पतली होने लगती है. ओके, यानी हवा के जो कण हैं वो कम हो जाते हैं, इसीलिए दबाव जो है वो कम पड़ता है वहाँ पे. ओके, इसी कारण वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है. पतली हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पे हमें सांस लेने में, जब हम चढ़ाई करते हैं तो सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं. लोगों को थकान होती है, चक्कर आते हैं और सांस फूलने जैसी जो है उनकी स्थिति हो जाती है. Okay, atmospheric pressure does not just change with altitude, it also changes with weather conditions. Sometimes the pressure falls suddenly over a region, forming what meteorologists call a low pressure system or a depression. The low pressure areas often bring unstable weather, okay, including clouds, rains, and strong winds. When the low pressure system intensifies, it can develop into a storm or even a cyclone, which are powerful and dangerous weather events. इस चीज़ को मैं आपको समझा देती हूँ. या जो वायुमंडलीय जो दाब होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह जो है वो केवल ऊंचाई के कारण ही नहीं बदलता है. जब हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं माउंटेन्स की तरफ, वहीं पर उसके कारण ही जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो चेंज नहीं होता है, या मौसम की परिस्थितियों के अनुसार भी बदलता है. ओके, कभी कभी क्या होता है किसी क्षेत्र में दबाव जो है बहुत अचानक से कम हो जाता है, तो इससे मौसम जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो निम्न दाब प्रणाली इसको कहते हैं. ओके, जिसको लो प्रेशर सिस्टम और डिप्रेशन बताया है. दीज लो प्रेशर एरियाज ऑफन ब्रिंग अनस्टेबल वेदर. और इसी लो प्रेशर एरियाज के कारण आप देखेंगे कई बार क्या होता है, अनस्टेबल वेदर होता है. मतलब जो मौसम है उसमें बहुत जल्दी जो है
परिवर्तन देखने को मिलता है। जो मौसम जो है वो अस्थायी नहीं रहता, बहुत जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसी कारण जो है आप देखेंगे बादल गरजते हैं, वर्षा होती है और तेज हवाएं आते हैं। और यह आगे चलकर कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है या बहुत बड़ा साइक्लोन का रूप ले सकता है ये, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक जो हमारी वेदर कंडीशंस को क्रिएट कर देता है। ओके, in coastal regions of high pressure usually brings clear skies and calm weather because the air is heavy and sinks, preventing clouds from forming. Understanding the pressure system helps meteorologists predict weather changes and warn us about approaching storms. ठीक है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। इसकी अगर हम अपोजिट बात करें, जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे आसमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा साफ होता है। ठीक है, और क्योंकि भारी हवा जो है नीचे की ओर चल जाती है और मौसम जो होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है वहाँ पे। इससे क्या होता है, बादल नहीं बन पा रहे हैं। तो इन दाब प्रणालियों को समझकर जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो मौसम का क्या करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन करते हैं और आने वाले तूफानों की हमको क्या करते हैं, आने वाले तूफानों के प्रति हमें अवेयर करते हैं। ओके, so atmospheric pressure plays a vital role in shaping the weather we experience every day and can directly affect how we feel physically, especially in extreme conditions. तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है, जो मौसम हम महसूस करते हैं डे टू डे यू कैन सी, और जो फिजिकली और स्पेशली इन एक्सट्रीम कंडीशन, किसी भी स्थिति जो बहुत भयानक स्थिति कभी आ जाती है। ठीक है, द डिवाइस यूज टू, अब हम समझने वाले हैं कि जिस डिवाइस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। सिमिलर टू थर्मामीटर्स, बैरोमीटर्स कम इन डिफरेंट टाइप्स। जिस तरीके से हमने थर्मामीटर्स को देखा उस तरीके बैरोमीटर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। दे यूजुअली शो प्रेशर रीडिंग्स इन मिलीबार्स, और वो प्रेशर्स की रीडिंग जो है वायुमंडलीय जो दाब है उसकी रीडिंग को मिलीबार्स में बताते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, MB। एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप देखेंगे समुद्र के तल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1013 MB है, इक्वल टू 1 ATM। ओके, व्हेन द प्रेशर फॉल्स, जब प्रेशर गिर जाता है तो बिलो 1000 मिलीबार्स हो जाता है। इट्स यूजुअली सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन, और ये चीज़ बताता है कि डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम हुआ है। ठीक है, यह दाब जब 1000 मिलीबार से कम हो जाता है तो यह निम्न या निम्न अवदाब की स्थिति को दर्शाता है। ओके, निम्न दाब की स्थिति को दर्शाता है। ये है हमारा बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे हम मेज़र करते हैं, ये डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। ये वो बैरोमीटर की पिक्चर शो की है यहाँ पे। विंड क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। विंड मीन्स हवा, और विंड जो है, हवा जो है वो इज एसेंशियली एयर इन मोशंस। वो हवा जो है वो क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। हवा का चलना जो है वो पवन कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पवन। मूविंग फ्रॉम एरियाज वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू प्लेसेस वेयर द प्रेशर इज लोअर। हवा जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक जाती है। ओके, आप लोगों ने ये क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, दिस मूवमेंट हैपन्स बिकॉज नेचर ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस प्रेशर डिफरेंसेस। और आप देखेंगे ये मूवमेंट क्यों होती है, ये मूवमेंट इसलिए होती है क्योंकि नेचर जो है, प्रकृति हमेशा दाब के अंतर को क्या करती है, उसको बैलेंस करने का काम करती है। ओके, एंड द ग्रेटर द सिग्निफिकेंस इन प्रेशर बिटवीन टू एरियाज, जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है, दाब का अंतर जितना अधिक होगा हवा उतनी ही क्या होगी, तेज होगी। द स्ट्रॉन्गर द विंड टेंड्स टू बी। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं स्पीड एंड डायरेक्शंस। ओके, द टू मेन फीचर्स ऑफ विंड आर इट्स स्पीड और डायरेक्शन। जो दो मेन विशेषताएं हैं हवा की वो स्पीड है, ठीक है, गति और दिशा। स्पीड मीन्स गति एंड डायरेक्शन मीन्स दिशा। विंड speed tell us how fast air is moving, usually measuring kilometers per hour. विंड जो है, हवा जो है, उसकी गति ये बताती है कि हवा जो है कितनी तेजी से और कितनी स्पीड से जो है वो चल रही है। ओके, हवा कितनी तेजी से, पवन की जो गति है वो बताती है हवा कितनी तेजी से चल रही है, और इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में जो है और या फिर मीटर पर सेकेंड में इस चीज को मेजर करते हैं। किसको, विंड को। विंड डायरेक्शन शोज द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग। और विंड डायरेक्शन जो क्या होती है, पवन की जो दिशा बताती है कि पवन जो है वो किस दिशा से आ रही है, हवा किस डायरेक्शन से आ रही है उसके बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्थ, उत्तरी जो हवा होती है, ठीक है, उत्तर दिशा से जो आने वाली हवा होती है
उसको उत्तरी पवन कहते हैं। जो उत्तर दिशा से हवा आ रही है उसको नॉर्थ विंड कहते हैं। ओके, वाई इज विंड इम्पोर्टेंट? हवा जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? और विंड अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ एंड एनवायरनमेंट। और हवा जो है वो हमारे जो डेली लाइफ है, जो हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है और जो हमारा पर्यावरण है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। ओके, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है कि मौसम का पहले से क्या करना, अनुमान लगा लेना। ओके, वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी विंड पैटर्न्स। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो पहले से क्या करते हैं, हवा के जो पैटर्न्स है, विंड के जो पैटर्न्स है कि कहाँ से हवा चल रही है, उस वेदर के बारे में जो है वो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट इन विंड डायरेक्शन। अगर आपको कहीं भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है विंड डायरेक्शन में, आप देखेंगे इंडिकेट दैट अ स्टॉर्म और रेन इज अप्रोचिंग। मतलब यदि हवा की दिशा बदल जाए तो यह तूफान या बारिश आने का संकेत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें एविएशन एंड सेलिंग। एविएशन एंड सेलिंग क्या है? एविएशन सेलिंग का मतलब होता है pilots and sailors must understand wind condition to navigate safely and efficiently. Strong winds can affect the speed and course of airplanes and boats. इसको मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। पायलट और जो हमारे सेलर्स होते हैं वो उनको सुरक्षित और सही दिशा में यात्रा करने के लिए हवा की जो स्थिति है, विंड की जो स्थिति है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तेज हवाएं जो होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं, वो जहाज़ों को और नाव की गति की जो दिशा है उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर। किसान जो है वो हवा को देखकर बारिश या जो ड्रॉट है उसकी स्थिति का अनुमान लगा लेता है। हवा मिट्टी से पानी की वाष्पीकरण को भी प्रभावित करती है। जो हवा क्या करती है, जो मिट्टी है उसमें जो पानी है उसमें से वाष्पीकरण जो होता है, एवोपराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको भी इफेक्ट करती है। उसके कारण क्या होता है, हमें सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है। ओके, farmers watch the wind to forecast rain or dry spell. Winds can also influence the evaporation of water from soil, affecting irrigation needs. तो इस तरीके से इरिगेशन की नीड्स को जरूरत बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की हम बात करें, विंड इफेक्ट disperse seeds and pollens, aiding plant reproduction. It can also spread pollutants of wild fire smoke over large distances. हवा बीजों को और जो हवा जो होती है वो जो बीज होते हैं उनको डिस्पर्स करती है और जो हमारे पोलन है उनको फैलाने में मदद करती है, जिससे क्या होता है, पौधों का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और इसी वजह से आप देखेंगे प्रदूषण जो है और जंगल में जो आग के कारण जो धुआं हो जाता है उसको भी दूर तक फैला देती है। ओके, स्प्रेड पॉल्यूटेंट्स और wildfire smoke over large distances. Measuring wind and wind vanes and anemometers. अब हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे कि विंड को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से नाप सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विंड वेन्स का और एनेमोमीटर्स का। ओके, अब इसको हम समझेंगे विंड वेन्स क्या होता है, एनेमोमीटर क्या होता है। विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वेन जो है वो हमें डायरेक्शन बताती है विंड की। देखो ये डायरेक्शन बता रही है विंड की, तो विंड वेन जो है हमें डायरेक्शन बताती है विंड की। इट इज़ अ पॉइंटर, उसमें पॉइंटर होता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉइंटर है, आप देख सकते हैं ये पॉइंटर है। ओके, एंड अ टॉल माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग एक्सिस। और टॉल माउंटेड टेल्स होती है उसकी, जो कि माउंट होती है रोटेटिंग एक्सिस पे। व्हेन द विंड ब्लोज द टेल कैचेस द ब्रीज एंड टर्न्स द पॉइंटर टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द विंड। दिस टूल हेल्प अस नो एक्जैक्टली वेयर द विंड इज कमिंग फ्रॉम। विंड वेन जो है वो हवा की दिशा को बताती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंटर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं सूचक। ओके, वो क्या है, वो यही है। ठीक है, एंड टॉल माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग एक्सिस, और सॉरी टेल मीन्स पूंछ होती है। ठीक है, पूंछ होती है जो घूमने वाली धुरी पर लगी होती है। ठीक है, ये घूमेगी ना, ऐसी धुरी पे पूंछ लगी हुई है। ठीक है, ओके, व्हेन द विंड ब्लोज द टेल कैचेस द ब्रीज एंड टर्न्स द पॉइंटर टुवर्ड्स सोर्स ऑफ विंड। जब हवा चलती है तो पूंछ हवा को क्या करती है, पकड़ती है, और फिर क्या होता है, सूचक जो होता है, पॉइंटर जो होता है, उसको उस दिशा से में घुमा देती है जहां से हवा आ रही होती है। तो उस दिशा में ये क्या होता है, ये घूम जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिया गया है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है कि साउथ डायरेक्शन है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे गिवन है। तो वहाँ पे ये क्या करती है, जो पॉइंटर होता है उसको उस डायरेक्शन में घुमा देती है जहां से हवा आ रही होती है।
यह जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें सही दिशा बताता है कि हवा कहाँ से आ रही है, और हवा की गति मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हवा की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। एनीमोमीटर क्या है, एनीमोमीटर की मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ। दिस इज एनीमोमीटर। ओके, ये एनीमोमीटर की क्या है, ये एनीमोमीटर की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कप लगा होता है या पंखुड़िया वो बोल सकते हैं आप उसको, जो हवा की गति है, स्पीड है, अगर हवा की स्पीड बढ़ने पर वो क्या होगी, ये तेजी से घूमेगी। ओके, घूमने की गति को हवा की गति में के माप में बदल दिया जाता है। जैसे ये घूम रही होगी, कप घूम रहा होगा, तो ये क्या करेगा, घूमने की गति को हवा की गति में माप में उसको चेंज कर देता है। ओके, टू मेजर हाउ फास्ट द विंड इज ब्लोइंग, कितनी तेजी से हवा चल रही है, ये एनीमोमीटर इसके लिए यूज करते हैं। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैज कप्स और ब्लेड्स, इसमें इंस्ट्रूमेंट में कप्स होते हैं और ब्लेड्स होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इसमें कप्स भी हैं और ब्लेड्स भी हैं। ओके, इस इंस्ट्रूमेंट में आपको कप्स भी देखने को मिलेंगे और ब्लेड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कप्स हैं और ये ब्लेड्स हैं। ओके, ये ब्लेड्स हैं इसमें। तो फिर ये चीज जो ब्लेड्स होते हैं वो स्पिन करते हैं फास्टर, विंड की जैसे स्पीड बढ़ रही होती है, तो द स्पीड ऑफ रोटेशन इज कन्वर्टेड इनटू विंड स्पीड रीडिंग, और जो घूमने की गति है उसको हवा की गति में के माप में बदल दिया जाता है। A wind vane shows the directions of the wind. विंड वेन का काम क्या होता है, विंड वेन तो डायरेक्शन बताती है विंड की। ये तो अच्छा, मैंने ये अभी आपको समझाते थे, सॉरी। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम पढ़ने वाले एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में हम समझेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द फाइनल वेदर एलिमेंट्स विद एक्सप्लोर। मैं इसको आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है इसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। ओके, इसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता क्या होता है, पहले मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी जो है वो मौसम का अंतिम तत्व है जिसको हम पढ़ेंगे, और यह बताती है कि हवा में कितनी मात्रा में जल वाष्प मौजूद है, मतलब हवा में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी कैन वेरी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स, और आप देखेंगे आर्द्रता का जो स्तर है वो कई चीज़ों पे निर्भर करता है, जैसे कि तापमान, हवा, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, और किसी स्थान की जोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं। ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए हमें ये समझना होगा कि ह्यूमिडिटी को कैसे मापा जाए। ओके, आपके अनुसार जो ह्यूमिडिटी जो है, कभी आप देखेंगे हर जगह की अलग अलग होती है ह्यूमिडिटी। टू आंसर सच क्वेश्चन एक्टिविटी वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम इस चीज़ को समझेंगे कि हम ह्यूमिडिटी को मेजर नाप कैसे सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं इसमें एंगेज ऑन रिफ्लेक्ट, ये जो है इसमें बताया गया है, वेयर डू यू थिंक द ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी हायर, चंडीगढ़ और आइजवाल। इसमें बोला है कि संभव है कि जो आइजवाल जो है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में, हिली माउंटेन्स एरिया में, और यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमें इसे निश्चित रूप में कैसे जान सकते हैं, तो यदि हमें चंडीगढ़ जो है और आइजवाल जो है उनकी अगर हम ह्यूमिडिटी को, दोनों ही एरिया की अगर ह्यूमिडिटी का जब हम कंपेरिजन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसके बारे में हम अपने क्लास में भी बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ओके, बट बिफोर वी गो फर्दर, लेट्स रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होते हैं। वाटर जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड में भी चेंज हो जाता है। ओके, ये सब आपको पता चाहिए, और गैसेस फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी है साइंस में। दैट नॉलेज विल हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तभी आप जाके, जब आपको ये पता होगा कि वाटर की क्या क्या स्टेट्स हैं, तभी आप जाके जो है कॉन्सेप्ट जो ह्यूमिडिटी का उसको अच्छे से समझ सकेंगे कि कैसे मेजरमेंट होता है ह्यूमिडिटी का। व्हेन वाटर इवेपोरेट इट प्रोड्यूस
कूलिंग इफेक्ट्स। आप देखेंगे जब पानी जो है वाष्पित होता है तो ये ठंडक पैदा करता है, लेकिन यदि हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा अधिक नमी है, बहुत ज़्यादा अधिक आर्द्रता है, बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण है, तो ये धीरे धीरे होगा। आप देखिए बरसात के दिनों में अक्सर जो है हम ये चीज़ फील करते हैं। ओके, ह्यूमिडिटी इन द एयर इज मेजर यूजिंग अ स्केल कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को अगर हमें ह्यूमिडिटी को मेजर करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्केल को यूज करते हैं, विच टेल्स हाउ मच मॉइस्चर इन द एयर। तो वो जो ये चीज बताती है कि हवा में कितना मॉइस्चर, हवा ने कितना मॉइस्चर जो है वो होल्ड कर रखा है, कंपेयर टू हाउ मच इट कुड होल्ड, कितना वो होल्ड कर सकती थी इस टेम्परेचर में। इफ द एयर हैड नो मॉइस्चर, मान लीजिए हवा में कुछ बिल्कुल भी नमी नहीं है, विच ऑलमोस्ट नेवर हैपन्स, पर ऐसा कभी नेचर में होता नहीं है, इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी वुड बी 0%, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 0% हो जाएगी। दूसरी तरफ द एयर इज कम्प्लीटली, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो हवा जो है वो कम्प्लीटली फुल ऑफ वाटर वेपर, उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, अत्यधिक नमी है, तो हम कह सकते हैं 100% जो है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मीनिंग इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर मॉइस्चर। अब इससे ज़्यादा वो मॉइस्चर नहीं होल्ड कर सकते किसी भी स्थिति में। ड्राई वेदर यूजुअली मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 20 to 40% है, अगर ड्राई वेदर की स्थिति है, सूखा मौसम है। ह्यूमिड वेदर है तो हम कह सकते हैं हवा जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें नमी है, जो कि 60 to 80% के बीच में उसकी ह्यूमिडिटी होती है। ओके, if the humidity level in Kanpur is 52% and Mumbai it is 84%, where do you think wet clothes would dry more quickly, and in which city would you be sweating more, assuming the temperature in this is the same both places? Okay, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो हाउ आर दीज ह्यूमिडिटी लेवल्स मेजर, किस तरीके से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं? दिस इज डन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ओके, ह्यूमिडिटी को मेजर करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर्स, अलग प्रकार के जो है हाइग्रोमीटर्स देखने को मिलेंगे आपको। ओके, एंड ईच वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रिंसिपल। हर जो मतलब कि हाइग्रोमीटर्स है वो अपने तरीके से काम करता है। मेजरिंग ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस फील्ड्स। ह्यूमिडिटी को मेजर करना अलग अलग एरियाज में, वो ह्यूमिडिटी को जो है हम लोग यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी, मेजरिंग ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरियस फील्ड। अलग अलग चीज़ों में हम अलग तरीके से ह्यूमिडिटी को, फील्ड में अलग तरीके से ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। ओके, For example, in food processing industries where the right moisture levels must be maintained. अब फूड जो खाने की जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं वहाँ पे मॉइस्चर जो है, राइट मॉइस्चर लेवल्स, जो मॉइस्चर का लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन किया जाता है। इवन म्यूजियम केयरफुली ट्रैक ह्यूमिडिटी टू कीप द एयर ड्राई। तो म्यूजियम में भी आप देखेंगे बहुत सावधानी से ह्यूमिडिटी को ट्रैक किया जाता है, तो जिससे कि एयर जो है ड्राई रहे, प्रोटेक्ट कर सके हम वैल्यूएबल जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, कलाकृतियाँ हैं, उनको कोई क्षति ना पहुँचे। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्रेसिपिटेशन, अब जो हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट है वो है प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन, व्हेन द news reports that of a place receive 130 millimeter of a rainfall in a day। जब कोई भी न्यूज़ में हम ज़्यादातर ये चीज़ देखते हैं, आप देखते होंगे न्यूज़, तब आप देखते हैं कि इस जगह पे इतनी मिलीमीटर की बारिश हुई है एक दिन के अंदर, ठीक है, उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इट मीन्स दैट अ फॉर्म ऑफ रेन वाटर फेल्ट एंड कलेक्टेड ऑन अ ग्राउंड इन दैट एरिया। मतलब पानी जो है, बस जो प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी फॉर्म में जो पानी जब धरती पे आता है, चाहे ओले की फॉर्म में हो, चाहे वो बर्फ की फॉर्म में हो, तो कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर सॉरी बारिश हुई है, तो उसके बारे में पता, कितनी बारिश हुई है पृथ्वी के ऊपर, उसको मेजर करना पूरे दिन के अंदर। ओके, When the news reports that a place received 30 millimeter of rainfall in a day, it means that 30 millimeter of rainwater
फेल एंड कलेक्शन ऑन द ग्राउंड इन दैट एरिया, मतलब 30 मिलीमीटर रेन वाटर जो है वो उस एरिया में कलेक्ट हुआ है. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, इसको अगर आपको अच्छे से समझना है, इफ देयर वर नो ड्रेन्स और स्लोप्स then the rain would form a layer of 30 millimeter deep on the flat ground. That's about the thick as 3 the 10 coins stick together. तो वो 10 coins किस बराबर होगी, जो 30 मिलीमीटर डीप जो है फ्लैट ग्राउंड में जो लेयर बनी हुई है रेन की. एंड दैट्स अबाउट अ थिक एज, जो कि मैंने आपको बताया 3 10 कॉइन्स स्टेक टुगेदर. 3 जो 10 कॉइन्स को हम स्टेक किया है, मान लो उसको इस तरीके से बताया इन्होंने. लेकिन इसमें पूछा है कि बट हाउ डू वी न्यू हाउ मच इट इज़ रेन, कितनी बारिश हुई है, तो उसके वो बारिश को हम किस तरीके से जानेंगे. तो उसके लिए बारिश कितनी हुई है उसके वो मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बारिश कितनी हुई है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ रेन गॉज. ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जिसको रेन गॉज बुलाता है. ये एक सिंपल टूल है, आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है. यूज बाय वेदर साइंटिस्ट, इसको यूज करते हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए. इट हैज अ वाइट फनल ऑन द टॉप, ये वाइट फनल आप देख सकते हैं टॉप में है, विच कैचेस द रेन, जो कि कैच करते रेन को डायरेक्ट इनटू द सिलेंडर और कंटेनर में डायरेक्ट जा रही है. द कंटेनर हैज मार्किंग ऑन अ स्केल, देखो यहाँ तक भरी हुई है अभी, तो पूरा मार्क किया गया है स्केल से, सो दैट वी कैन रीड हाउ मच. तो इससे हमें पता चल सकता है कि कितनी मिलीमीटर की बारिश हुई है. Let's say that the weather collected, water collected in the container rises to the 15 मिलीमीटर मार्क. तो आप देख सकते हैं इसमें बताया है कि 50 मिलीमीटर मार्क पे जो है वहाँ तक जो है एरिया दिखा रहा है पानी का कितनी बारिश हुई है. It rises to 30 मिलीमीटर दैन इट रिसीव 30 मिलीमीटर. अगर वो 30 मिलीमीटर तक दिखाता है तो 30 मिलीमीटर की बारिश हुई है. तो रेनफॉल इज यूजुअली मेजर 24 आवर, पूरे रेनफॉल को जो मेजर किया जाता है तो पूरे एक दिन का टाइम पीरियड लेके मेजर किया जाता है. एंड द रिजल्ट हेल्प्स फार्मर्स, तो ये चीज़ें जो है फार्मर्स को मदद करती हैं वेदर फोरकास्ट के लिए, और कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट को भी हेल्प करती हैं टीम को कि प्रिपेयर रहें वो फ्लड्स के लिए, ड्रॉट्स के लिए और क्रॉप प्लानिंग के लिए. इवन इन योर सिटी रेगुलर रेनफॉल रिकॉर्ड्स हेल्प द लोकल गवर्नमेंट कि वो मैनेज कर सके वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम. ओके, अब जो टॉपिक है जो हम समझने वाले हैं वो है सीजन्स एंड मॉनसून इन इंडिया. ठीक है, सीजन्स एंड मॉनसून इन इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी. ओके, भारत की जो जलवायु है वो सबसे बड़ी विशेषता है उस मौसमों का जो है वो स्पष्ट बदलाव है उसमें. एक मौसम से दूसरे मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होना होता है, वर्षा का चेंज होना होता है, हवाओं में बदलाव दिखाई देना होता है. टेम्परेचर में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, वर्षा में चेंज, रेनफॉल में चेंजेस दिखाई देंगे, विंड में जो है चेंजेस दिखाई देंगे जब कोई भी मौसम देखने को मिलता है. First, you have देखेंगे the interiors of India, not much difference in temperature can be seen in the coastal areas, but distinct patterns in the rainfall that occurs here. India में जो है एक्सपीरियंस करते हैं 4 मेन सीजन. ठीक है, भारत में आप देखेंगे 4 मेन सीजन एक्सपीरियंस करता है, हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून सीजन एंड रिट्रीटिंग मानसून सीजन. ओके, अभी जो हम लोग समझने वाले हैं हॉट वेदर सीजन क्या है. ओके, हॉट वेदर सीजन के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि हॉट वेदर सीजन क्या है. ओके, हॉट वेदर सीजन को समर बोलते हैं. ठीक है, गर्मियों का मौसम. द सन्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट कॉजेज द ग्लोबल हॉट बेल्ट टू शिफ्ट नॉर्थवर्ड. This causes the hot weather seasons in India from March to May. The effect of the shifting of hot belt can be seen clearly from the temperature recordings during March-May at Gujarat. March में at different stations are located at various altitudes. This temperature is around 42 degrees Celsius in April in गुजरात और मध्य प्रदेश. मतलब यही चीज़ें हैं, अप्रैल महीने में गुजरात और मध्य प्रदेश में जो टेम्परेचर जो है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. ओके, इसमें आप देख सकते हैं 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. मई का जो मंथ है उसमें नॉर्थ वेस्ट जैसे राजस्थान में जो टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. ओके, और ये जो है यहाँ तक टेम्परेचर पहुंचना नॉर्मल सी बात है. यह भारत का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है. समुद्र पास होने के कारण तापमान जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता. इसे मॉनिटरिंग इफेक्ट कहते हैं. ओके, मॉनिटरिंग इफेक्ट कहते हैं. इन नॉर्थ इंडिया टेम्परेचर फॉलिंग एयर प्रेशर ऑकर्स इन समर मंथ्स. तो जो दक्कन का पठार है वहाँ पे समुद्र के प्रभाव के कारण क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
कम गर्मी रहती है, वहाँ तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। ओके, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है आप देखेंगे गर्मियों में जो है लो प्रेशर देखने को मिलता है समर में। ठीक है, लो प्रेशर इन समर। नॉर्थ इंडिया राइजिंग टेम्परेचर फॉलिंग एयर प्रेशर ऑकर्स इन समर मंथ्स। क्या होता है इसको समझा देती हूँ मैं। गर्मी में उत्तर भारत का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। गर्म हवा जो है हल्की होकर क्या होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। और मई का जो मंथ आता है उसके अंत तक जो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है लो प्रेशर एरिया जो है वो बन जाता है। इसके कारण जो है लो प्रेशर वाला जो एरिया है जैसे कि थार डेजर्ट से लेकर पटना और छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू जो फैला वाला तक फैला है जो एरिया, वहाँ पे लो प्रेशर क्षेत्र के चारों ओर हवा का जो प्रभाव है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आगे चलकर मानसून बनने में मदद करता है। ओके, लू विंड्स क्या है? ये यूनिक फीचर माना जाता है हॉट वेदर सीजन का। भारत देश के अंदर की लू की हवाएं चल रही हैं। भारत में जो है गर्मी के मौसम में खास विशेषता होती है लू बहुत गर्म, तेज और शुष्क हवाएं होती हैं। ये हवाएं गर्मियों में दिन के समय चलती हैं। लू के कारण क्या होता है लोगों को हीट स्ट्रोक और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मई में कई क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। ये आंधियां थोड़ी देर के लिए गर्मी से राहत तो दे देती हैं, लेकिन कभी कभी इनके साथ हल्की बारिश और ठंडी हवा भी चलती है। कुछ क्षेत्रों में अधिक आंधी, तेज बारिश और ओले भी गिर जाते हैं। ओके, तो हमने ये हॉट वेदर सीजन को समझ लिया है। एक और पॉइंट है इसमें, मैंगो शावर्स क्या होता है। व्हेन द समर सीजन इज अबाउट टू रीच एन एंड, जब समर सीजन जो है उसका अंत होने वाला होता है तो केरला और कर्नाटक के अंदर आप देखेंगे मानसून आने से पहले केरल और कर्नाटका में हल्की बारिश होती है। और ये बारिश में क्या होता है यहाँ पे जो आम की फसल होती है उसे पकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, इसलिए इन्होंने इसे मैंगो शावर्स कहा है। ओके, इसलिए इन्होंने इसको मैंगो शावर्स कहा है। अब जो है हम कोल्ड वेदर सीजन्स के बारे में समझने वाले हैं जिसको विंटर बुलाता है। नवंबर के मिड से उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। यह मौसम फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी में सबसे ठंडे मंथ होते हैं, कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। ठीक है, दिसंबर और क्या कहते हैं दिसंबर और जनवरी। ठीक है, और साउथ इंडिया के अंदर आप देखें कि तुलना में नॉर्थ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। चेन्नई जैसे साउथ इंडिया में टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ओके, और नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। दीज डेज आर मोस्टली वार्म, और इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात ठंडी होती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हाई रीजन्स फ्रॉस्ट इज कॉमन ऑकरेंस, पहाड़ी क्षेत्रों में पाला जैसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं वो पड़ना सामान्य है। ओके, विंटर सीजन में क्या होता है, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रेवेल ओवर द कंट्री। तो नॉर्थ ईस्ट से आपको देखेंगे, आप देखेंगे ट्रेड विंड्स चलनी शुरू हो जाती है। उत्तर भारत में व्यापारिक पवनें चलनी शुरू हो जाती हैं और ये हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए अधिकतर भारत में सर्दियों के दौरान मौसम में वर्षा होती है, क्योंकि ये हवाएं जो हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर समुद्री जमीन की ओर जाती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी से लेके समुद्र की वहाँ तक जो है बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर समुद्र से जमीन तक की ओर आ जाती हैं। ओके, सर्दियों में उत्तर भारत में जो है हाई प्रेशर बन जाता है। इन क्षेत्रों में हल्की हवाएं वो चलती हैं, बाहर की ओर बहती हैं और इन हवाओं की दशा जो है वो स्थल कृति से प्रभावित होती है। ये हवाएं जो हैं घाटी से होकर क्या होती है, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट जो है वो दिशा में बहती हैं। सर्दियों का मौसम साफ रहता है, आसमान जो है वो साफ रहता है, कम तापमान, टेम्परेचर लो होता है, लो ह्यूमिडिटी वाला होता है। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लियर स्काई, टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ओके, अब चीज़ समझने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को मैं आपको इसी हिंदी में ही समझा देती हूँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से जो लो प्रेशर वाले क्षेत्र होते हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। इसमें जो लो प्रेशर जो होता है, लो प्रेशर जो प्रणाली होती है, लो प्रेशर जो सिस्टम होता है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ओके, दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, वेस्टर्न एशिया
और मैदानी क्षेत्रों में आप देखें इसमें पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां से लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिन ओवर द मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होता है वेस्टर्न एशिया तक. दे आर ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्न जेट सिस्टम के थ्रू ये आता है. और द वाइटल विंटर रेन रिक्वायर्ड बाय द लैंड इज, मैदानी क्षेत्रों में बारिश और हिमालय में बर्फबारी होती है इसके कारण. ओके और मतलब इसमें मेन चीज़ ये है कि ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत तक लाती हैं और ये डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत में मतलब नॉर्थ इंडिया में जो है वो सर्दियों की आवश्यक के अनुसार वर्षा करवाते हैं. और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और हिमालय में बर्फबारी होती है. या हल्की वर्षा जो है वो रबी की जो फसल होती है गेहूं चना आदि के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है. इस सर्दियों की जो वर्षा को स्थानीय भाषा में महावत कहा जाता है. ओके जो वहाँ की स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज उसको महावत कहा जाता है. ओके और पेनिनसुलर रीजन जो है दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ अलग अलग से सर्दी पड़ती है, अलग अलग से कठोर सर्दी नहीं पड़ती, मतलब वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है. द पेनिनसुलर रीजन हैज़ नो पर्टिकुलर विंटर सीजन नहीं होता है. दिस इज नॉट सच सीजन चेंज, वहाँ पे इस तरीके से जल्दी से मौसम भी नहीं बदलता. डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि समुद्र के प्रभाव के कारण. ओके अब जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं एडवांसिंग मानसून सीजन. ओके इसको मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ. जून का जो पहला सप्ताह होता है उसमें नॉर्थ वेस्ट भारत में लो प्रेशर जो है क्रिएट होता है. वो उससे लो प्रेशर एरिया जो है लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में. उसी के कारण जो है दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स. तो ये हवाएं जो है सदर्न हेमिस्फीयर की जो व्यापारिक पवनें जो हैं वो उसको आकर्षित करता है. ये हवाएं जो हैं हिंद महासागर से चलती हैं और भूमध्य रेखा पार करके दक्षिण भारत दिशा में मुड़ जाती हैं. भूमध्य रेखा की जो गर्म समुद्री धाराएं हैं ये बहुत अत्यधिक नमी लेके आती है, बहुत ज़्यादा इसमें ह्यूमिडिटी होती है. ओके अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मानसूनी जो हवाएं हैं उनकी क्या विशेषता हैं. मानसूनी हवाएं की क्या विशेषताएं होती हैं. मानसूनी हवाएं जो है स्थायी व्यापारिक पवनों की तुलना में बदलती रहती हैं और इनका जो एवरेज गति जो है लगभग 1 महीने में पूरे देश में फैल जाती हैं. ये लगभग 1 महीने में पूरे देश में फैल जाती हैं. केवल अत्यधिक नॉर्थ वेस्ट भाग अंत में इसका प्रभावित होना शुरू हो जाता है. ओके इसकी विशेषताएं ये. ओके the monsoon are pulsating winds as compared to the steady trade winds. The strong winds tend to blow. तो यहाँ पे जो विंड की जो स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है. ओके They blow all over the country in the month's time, leaving only in the extreme northwest violent thunder and lightning that mark the sudden approach of the moisture wind brings what on properly known as breaking of the monsoon. Okay and the breaking of the monsoon, the southwestern monsoon that flows in India about a major change in its weather. Indian Peninsula divide the monsoon. Indian Peninsula में आप देखेंगे जो मौसम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है एक अरेबियन सी इंडियन पेनिनसुला डिवाइड करती है मौसम को 2 ब्रांचेस में, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ओके तो इसको हम समझ लेते हैं. अरेबियन सी ब्रांच क्या होती है. अरेबियन सी जो ब्रांच है वो रीच मुंबई जो है वो 10 जून तक पहुंच जाती है वहाँ पे. एंड वेस्टर्न घाट पोज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू दिस ब्रांच ऑफ मानसून. हैवी रेन्स ओकर जो हैवी बहुत तेज बारिश होती है विंड साइड ऑफ द सह्याद्रीज में. ओके जो सह्याद्रीज है वहाँ पे बहुत तेज़ी से क्या होती है बारिश होती है. ओके यह शाखा घाटों के पार करके दक्कन पठार जो है मध्य प्रदेश तक पहुंच जाती हैं. ओके दिस मानसून क्रॉसेस द घाट्स एंड रीच दक्कन प्लेट्यू एंड मध्य प्रदेश वेयर इट कॉज सम रेनफॉल, जिसकी वजह से बहुत कुछ बारिश हो जाती है. और आगे चलकर यह गंगा के मैदानों में प्रवेश करती हैं और बंगाल है उसकी शाखा में मिल जाती हैं. और इसकी एक उप शाखा है सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र तक मध्य जून में ये पहुंचती है. ओके ये विशेषताएं अरेबियन सी की. ओके
दिल्ली रिसीव रेनफॉल बाय द 29th ऑफ द जून, और आगे की हम स्थिति देखें तो दिल्ली के अंदर जो है 29 जून तक वर्षा पहुंच जाती है। वेस्टर्न राजस्थान में जो है यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। स्कैंट्री रेनफॉल होता है यहाँ पे, स्कैंट्री रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। दिस ब्रांच मीट्स द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन पंजाब हरियाणा, यहाँ पे जाके मिल जाती है। टू कॉज रेन्स इन द वेस्टर्न हिमालयस बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो है वेस्ट हिमालयस में ये शाखा पंजाब हरियाणा में बंगाल शाखा से मिलकर वेस्ट हिमालयस में जुलाई के पहले सप्ताह तक वर्षा कराती है। तो ये हमारा मैप है, यहाँ पे शो किया गया है इंडिया एडवांसिंग मानसून्स की कौन से एरिया में किस डेट को मानसून की तिथियां बताई हैं। मानचित्र में भारत में जो मानसून के पहुंचने की तिथियां यहाँ पे दिखाई गई हैं कि केरला का जो तट है, आप देख सकते हैं केरला का जो तट है वहाँ पे 1 जून को क्या होता है, मानसून आ जाता है लगभग। और मुंबई के अंदर 10 जून के अंदर है, ठीक है। यहाँ शो डेट शो की हैं अलग अलग उसके, ठीक है, कहाँ पे इंडिया के अंदर कहाँ पे कब मानसून स्टार्ट हो जाता है। कि यहाँ पे इंडिया का रिट्रीटिंग मानसून की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, ओके। अभी जो हम इसमें समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच की क्या विशेषताएं हैं। मानसून की यह शाखा स्वाभाविक रूप से साउथ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। बाद में यह दिशा बदल जाती है। म्यांमार के तट के पास स्थित अराकन पहाड़ी जो हैं उसके कारण मानसूनी हवाएं मुड़ जाती हैं। इसके बाद मानसून की जो बड़ी शाखा जो है दक्षिण और साउथ ईस्ट दिशा में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये प्रवेश करती हैं। उत्तर वेस्ट भारत में कम तापमान के कारण यहाँ मानसूनी शाखा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तो वेस्ट की ओर बढ़ जाती है, दूसरी शाखा जो है नॉर्थ ईस्ट भारत की ओर बढ़ जाती है। और वेस्ट की ओर जाने वाली जो शाखा है वो गंगा के मैदानों से होकर पंजाब के मैदानों तक पहुंच जाती है, ओके। अभी जो है हम लोग इसमें समझेंगे रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून के बारे में समझ लेते हैं, नहीं तो ये टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो रहा है। तो अभी जो हम इसमें लास्ट टॉपिक है इसका हम पर समझ लेते हैं कि रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है। रिट्रीटिंग मानसून को बोलते हैं ट्रांजिशन सीजन, ओके। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है ट्रांजिशन सीजन। The monsoon trough of low pressure goes weaker by October-November. It is then slowly replaced by high pressure. जो मानसून ट्रफ जो है वो लो प्रेशर ग्रो करता है, वीक हो जाता है अक्टूबर नवंबर से और धीरे धीरे इसको रिप्लेस करके हाई प्रेशर हो जाता है। तो मानसून जो है वो आउटरीच करता है, अनसस्टेबल और ग्रेजुअल विड्रॉस बिगिन्स हो जाते हैं, जिसको रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। अक्टूबर के शुरुआत में मानसून जो है विड्रॉ करता है नॉर्थर्न प्लेन से। द पीरियड ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट से रेनी से ड्राई तक एंड कोल्ड सीजन्स ऑकर इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर। तो ट्रांजिशन का जो पीरियड है वो हॉट और रेनी का टू ड्राई और कोल्ड सीजन ऑकर करता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में। क्लियर स्काई रहता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रोमिनेंस मार्क्स हैं रिट्रीटिंग मानसून्स के। और ड्यूरिंग द डे टाइम टेम्परेचर रिमेन्स हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नाइट्स प्लेजेंट रहती हैं, कूल रहती हैं। लैंड्स में जो पृथ्वी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है। हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो है वो डे टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है इस वेदर में। टू बिकम रेदर ऑप्रेसिव, जिसको अक्टूबर हीट भी बुलाता है। दिस फिनोमिना ऑफ अर्ली अक्टूबर इज रिप्लेस इन द अक्टूबर बाय लो टेम्परेचर स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, ओके। अभी हम लोग इसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है। India receives an annual rainfall for over 400 centimeter over parts of western and नॉर्थ इंडिया। भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्टर्न भारत में कुछ भागों में सालाना 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में केवल 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सहादी पर्वत जो है उसके पूर्व में स्थित दक्कन पठार है कि अंदरूनी भागों में भी कम वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्रों में भी बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। भारत के बाकी हिस्से में आप देखेंगे मध्यम वर्षा हो, बहुत कम वर्षा हो, बीच की वर्षा होती है, ना ज़्यादा ना कम, जबकि
क्योंकि हिमपात केवल हिमालय क्षेत्रों तक सीमित रहता है, मानसून की अनिश्चितताओं के कारण हर वर्ष जो है वर्षा जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में बहुत अधिक बदलाव होता है। इन क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात और तथा वेस्टर्न घाट के वर्षा छाया वाले भाग शामिल हैं। इस प्रकार अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ आने की भी संभावना रहती है, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो सूखे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब जो है मॉनसून ए यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। मॉनसून ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मॉनसून ए यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है। मॉनसून एक एकीकृत करने वाला बंधन है। हिमालय एक सुरक्षा दीवार की तरह यहाँ कार्य करता है, जो ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकता है। इसी कारण जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, वो वाला जो एरिया है जो समान अक्षांश पर स्थित है, अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे अधिक तापमान अनुभव करते हैं। तीनों ओर समुद्र होने का कारण प्रायद्वीपीय पठार में तापमान संतुलित रहता है। हालांकि ये जो प्रभाव है तापमान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, फिर भी तापमान में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिर भी मानसून भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन और उससे जुड़े मौसमी हालात ऋतुओं को नियमित चक्र बनाते हैं। वर्षा की अनिश्चितता जो है और उसका असमान वितरण करते हैं। मानसून की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसून भारत के त्योहार और लोगों की जीवन शैली, कृषि कार्य, पशु पौधे, प्रकृति दृश्यवाली पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। मानसून एक एकीकृत करने वाला कारक है, क्योंकि यह भारत की बड़ी आबादी के लिए एक बहुत मुख्य व्यवसाय कृषि को प्रभावित करता है। ये तो पता है आप लोग को। ग्रीष्मकालीन मानसून जो है भारतीय कृषि के लिए अत्यावश्यक है। बारिश का समय और मात्रा अधिक अच्छी फसल तथा फसल की बर्बादी, अकाल के बीच अंतर पैदा कर सकती है। इसके अलावा मानसून की जो संस्कृति है उसका भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। लोक जीवन, नृत्य, संगीत, त्यौहार, चित्रकला, साहित्य सभी जो मानसून से प्रभावित होते हैं। सदियों से भारत के लोग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से वेस्ट तक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन मानसून कितना सुख, समृद्धि या विनाश लाता है ये अलग चर्चा का विषय है। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।